सभी सुनने वालों को मेरा यानी बानो का नमस्कार। एक कहावत है कि आदतें आपके चरित्र का निर्माण करती हैं और साथ में ये भी सच है कि आदतों को बदलना कठिन होता है। और दोस्तों, हमारी सबकी आदत सी हो गई है कि बीमार होने पर ही इलाज करवाना, जबकि कुदरत कहती है कि बचाव में ही बचाव है। पर बीमारी से बचा कैसे जाए, इससे संबंधित जानकारी देने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा से। डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा पंजाब यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में पिछले 22 साल से आयुर्वेद डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं और नेचुरोपैथी की विशेषज्ञ भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, वो ये है कि आज हम बहुत भाग दौड़ में रहते हैं और भाग दौड़ के रहते बीमारियां भी हमें होती हैं। जिससे भी मिलिए वो कहता है कि जी मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। आप ये बताइए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारे बीमार पड़ने का कारण है आजकल हमारा संयम में ना रहना और प्रकृति से दूर हो जाना। कैसे? तो हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता और हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ तक कि ये सब कारण भी हमारे बीमारी के कारण बनते। और तो और हम ठीक से सांस लेना भी नहीं जानते कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो फिर सांस लेने का जो सही तरीका है वो क्या है? क्योंकि सांस लेना ही जीवन है। हाँ जी, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि देखो, सांस भी हम सारा दिन में हम शैलो सांस लेते, कभी डीप ब्रीदिंग नहीं करते जी। आपने देखा, अगर आप पानी से घड़ा भरते हैं या कोई भी बर्तन बॉटल भरते हैं तो अब जब उसको थोड़ी खाली होती है भर देते हैं, फिर थोड़ी खाली होती है फिर भरते हैं, पर कम से कम आप दिन में पूरा उसको घड़े को या बर्तन को खाली करके भरते हैं ना पूरा। लेकिन क्या हम अपने शरीर के संग, सांस के संग ऐसा करते हैं? सारा दिन हम शैलो 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 सांस लेते हैं। कभी हमने गहरा सांस लिया, डीप ब्रीदिंग करके अंदर तक सांस लिया और बाहर निकालो, जिससे कि हमारे अंदर पूरी ऑक्सीजन सप्लाई हो, जिससे कि हमारे बॉडी के एक एक पार्ट तक हमारी ऑक्सीजन जाए। तो ये डीप ब्रीदिंग जो है ये कब लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए? डीप ब्रीदिंग हमें दिन में अगर हम 1 या 2 बार भी ले लें वो भी काफ़ी है। अगर मॉर्निंग और इवनिंग में ले लें, जब दोनों वक्त मिलते हैं उस टाइम, और अर्ली मॉर्निंग लें तो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम डीप ब्रीदिंग लेके अपनी फ्रेश ऑक्सीजन को पहुँचाएँ और बॉडी के एक एक पार्ट को हम उसको नरिशमेंट पहुँचाएँ। लेकिन इसके अलावा भी तो कई कारण हैं जिनसे हम बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, इसके अलावा है जो हम शरीर में भोजन डालते हैं, लेकिन शरीर रूपी मशीनरी में हम क्या डालते हैं कभी हमने ये सोचा है? हमें खाना खाने लगते हैं, हम सोचते हैं बड़ा टेस्टी बना है तो खा लें, अच्छा बना है तो खा लें, कभी कहते हैं बच जाएगा तो खा लें, फ्री में पार्टी है तो खा लें, ठूसे जाते। कभी आपने देखा एक मिक्सी है, अगर हम उसको ऊपर तक फुल भर दें और उसको चलाएं तो क्या नज़ारा होगा? या तो वो चलेगी नहीं या वो बिखर जाएगी। वही हाल हमारा ज़्यादा खाने का होता है कि जब हम ऊपर तक भर लेते हैं, क्या खा रहे हैं ये हम देखते नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब, ये हुआ कि खाना भी रोग का कारण हो सकता है। हाँ जी, तो इसीलिए जब भूख लगे तब खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं और चबा चबा के खाएं। अब ये आपने बोला तो खाना ही हमारा क्यों? क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उससे ज़्यादा खाने को हमारा पचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, बिना चबाए खाना खाना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर पचते हैं, जैसे रोटी, चावल, आलू, चीनी। ये कार्बोहाइड्रेट को एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, सलाइवा चाहिए होता है, जो कि मुंह में पचता है। स्टमक में पहुंच के एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पचता नहीं है और आगे जाके इंटेस्टाइन में निकलता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और पेट हमारे बाहर निकल आते हैं। तो एक तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने को खूब चबा चबा के खाना। तो बड़ी हुई पेट की निशानी यही है। इसीलिए कहते हैं कि खाने से ज़्यादा खाने को पचाना बहुत ज़रूरी है। तो बचाव में ही बचाव है। हाँ, तो फिर सीधे साधे शब्दों में आप मुझे बताइए कि खाना कैसे खाएं, कितना खाएं? खाना जब हम खा रहे हैं तो हमने सबसे ज़्यादा देखना है कि खाना पचता कैसे, इंटेस्टाइन में चिपके नहीं, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन में चिपकेगा तो भी वो हमारे रोग का कारण बनेगा। फिर वो अगर हमारे ब्लड में चला गया तो ब्लड में बॉडी में घूमता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम आम भी कहते हैं। आम रस जब जॉइंट में चला जाता है वही आर्थराइटिस, इतने जॉइंट्स पेन इसीलिए मेन उसका कारण बनते हैं। फिर उसके अलावा कई बार हमारी बॉडी थ्रो करती है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, हमारी नेचर हमें कहती है इसको बाहर निकालो, वॉमिटिंग या लूज मोशन की तरह। कई बार हम क्या करते हैं, दवाई खा के उसको रोक लेते हैं, टॉक्सिन अंदर निकल रह जाते हैं, फिर उस पर बैक्टीरिया या कीड़े ग्रो करते हैं, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारी ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हुए खाएं तो हम इन सब से अगर बचाव में ही बचाव कर लें, परहेज करके खाना खाएं तो हमारा खाना ठीक हजम होगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए कि जब आहार विहार का
मामला आता है, खाना ढंग से नहीं खाया जाता कई बार, क्योंकि जो जीवन शैली है वो बदल चुकी है। तो इसमें जो खाने का महत्व है वो कितना है? कैलोरीज है, गुना भाग है कैलोरीज का, वो क्या है? आज मैं आपको ना एक नए तरीके से खाने का बताऊंगी। अभी तक तो आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी सुना है। आज मैं आपको एक नए टाइप के खाने के बारे में बताऊंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग खाना कैसा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग खाना एक होता है जो शरीर को शुद्धि या क्लिनजिंग करता है। इसमें क्या होता है कि फल, सब्जी, सलाद अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर की क्लिनजिंग होती है। दूसरा, हमारे शरीर को नरिशमेंट देना या पोषण देना। उसमें क्या होता है, वो हमारे जितने अनाज है ये सब हमें पोषण देते हैं। तीसरा क्या होता है, एक रोग पैदा करने वाले, वो जैसे फास्ट फूड खाते हैं। फिर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लेते हैं वातज, पित्तज, कफज। वातज खाना वो है जो उड़द, राजमा, भिंडी, अरबी आपने खाई तो गैस करने लग जाते हैं। पित्तज वो है जो गर्म है, लौंग, लहसुन खा लिया। कफज वो है जो कफ पैदा करते हैं, जैसे भिंडी, दही। इसके अलावा भी होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे व्रतों में हम खाते हैं सादा खाना, फल सब्जी, और राजसिक हो गया पूड़ी हलवा खा लिया। तामसिक हो गया कि हमने मदिरा, शराब या इस टाइप की चीज़ें ले ली। इसके अलावा भी आप श्रम के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो, आप बताते हो ना, श्रम के अकॉर्डिंग, यानी जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी फिजिकल लेबर करने वाले को अगर हम कहें कि हल्का खाना तो नहीं कर सकते, उनको मोटा अनाज चाहिए। उनको आप खाना वो हजम कर लेंगे, घी तेल भी हजम कर लेंगे। लेकिन जो ब्रेन का या मेंटल वर्क करते हैं उनको हम बोलेंगे फल, सब्जियां, सलाद ज़्यादा खाएं। तो ईश्वर ने जो इतनी सारी सौगातें दी हैं, तो उसने हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। क्या क्या नहीं बनाया? क्या उसने, देखो हमारे लिए आपको एक और नई चीज़ पहले बताना चाहूँगी। शॉर्ट में बस पंच महाभूतों के बारे में बताऊँगी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब मैं सिर्फ इसमें आपको सिर्फ बताऊँगी कि भोजन में ये कैसे हैं तत्व। जब हम खाना नहीं खाते या हम व्रत रखते हैं तो हमारा आकाश तत्व जागृत होता है, हम आकाश तत्व उसमें लेते हैं। और वायु, जितने भी साग हैं, पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, चाहे हम तुलसी या पुदीना या कच्ची खाते हैं वो, या हम साग पका के खाते हैं, उसमें वायु तत्व बहुत होता है। आपने देखा होगा साग खा करके कई लोग बोलते हैं गैस बहुत बनती है जी। तो इस करके एक तो साग आप खाएं ज़रूर, लेकिन फ्रेश खाएं। बासी खाने से तो और भी होगा। हमारे पंजाब में तो बहुत बासी खाते हैं। और डॉक्टर परवीन, वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि साग बासी हो गया तो ज़्यादा टेस्टी हो गया, लेकिन फिर वो गैस करता है ना, फिर जॉइंट्स पेन भी इसीलिए करता है। फिर आपने देखा होगा कि अग्नि तत्व यानी कि इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है, तो आप देखो वो फलों से मिलती है। फिर आपने देखा होगा कि जल तत्व हमारे सब्जियों में होता है। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो पानी छोड़ता है, तो ये जल तत्व बहुत होता है। और पृथ्वी तत्व हमारे अनाज में होता है। इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 4 चीज़ें, यानी हम जो भूख से कम खाते हैं, जो हम साग सब्जियाँ पत्तेदार खाते हैं, फल सब्जियाँ, इनका जब डाइजेशन होता है ना, तो ये डाइजेशन होने के बाद एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो अनाज है वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें हमारे ब्लड का भी एक रेशो है 80:20, यानी 80% एल्कलाइन, 20% एसिड। जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारा एसिड लेवल बढ़ता है और फिर हमारा अनाज खाने का दिल नहीं करता। आप अक्सर देखते हो, कहेंगे नहीं बुखार है, हमें अनाज नहीं खाना। कई बार हमें वैसे ही लगता है कि आज पेट भरा हुआ है, कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो वो भी आपका यही होता है कि उस टाइम आप भूख से, तभी कहा था ना कि भूख से कम खाएं, या जब भूख लगे तब खाएं। और जब बीमारी में अनाज खाने का दिल नहीं, मतलब कि आपका एसिड लेवल बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रही थी टॉक्सिन्स की, तो ब्लड में जो पीएच है इसका क्या वैल्यू है, ये आप हमें बताइए। यही मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीएच वैल्यू, हमारी जो ब्लड में है, एल्कलाइन हमारा 80% और हमारा जो एसिडिक है वो 20% है। अगर हम यही चीज़ अनाज में 80% फल सब्जी सलाद खाएं और 20% अनाज खाएं तो हम बीमारी में पड़े। हम करते क्या है, वाइस वर्सा, हम उल्टा करते हैं। अगर हम यही ध्यान में रख लें कि हमने 80% फल सब्जी सलाद खाना है और 20% अनाज, तो हम बीमार कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। खाने के बारे में बताइए कि जो डेली रूटीन में जो हम डाइट लें वो कैसी होनी चाहिए। मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इससे पहले, डेली रूटीन से, कि हमारा एक क्लॉक टाइम होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारा कफज टाइम होता है। आपने देखा होगा 6 बजे से 10 बजे तक में कफ बहुत निकलता है। 10 से लेकर के 2 बजे तक हमारा पित्तज टाइम होता है। इस टाइम आप जो खाते हैं वो हजम हो जाता है। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर हमारा वातज टाइम होता है। इस टाइम बहुत गैस बनती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए खाएंगे तो हमारा बहुत बन, उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने एक डाइट चार्ट बनाया है, अगर आप नोट करें तो पसंद आए। मैं क्या, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस चीज़ को सुनना और जानना चाहेंगे, तो आप बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे लोग सुबह चाय लेते हैं, तो अगर वो चाय ना लेकर के वही 1 गिलास गर्म पानी का लें या 2 गिलास गर्म पानी, जितना वो पीना चाहें वो लें। उसमें अगर वो पतला होना चाहते हैं तो एक
चम्मच शहद का और नींबू ले सकते हैं। जी। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो दालचीनी अगर रात की भिगोई हो उसी पानी को बॉयल करके पी सकते हैं। ऐसे ही जिनको जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है या डायबिटिक बहुत है वो मेथी दाना भी ले सकते हैं। मतलब ये लें वो चाय ना लें और ये चीजें लें और ग्रीन टी भी ले सकते हैं पर उसमें फिर दूध नहीं डालें, तो ये उनकी बेट्टी हो जाएगी। तो नाश्ते में क्या लें? अच्छा, अब नाश्ते का टाइम आया तो वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमने रात को भिगोने हैं। 4 बादाम, 2 काजू, 1 या आधा अखरोट, 4 दाने किशमिश के और 1 अंजीर, ये रात को भिगो दें। सुबेरे इन सबको खूब चबा चबा के आपने खाना। डॉक्टर साहब इस बात को आप दोबारा से दोहराएं ताकि हमारे सुनने वाले इसे लिख सके। जी, तो 4 बादाम, 2 काजू, 1 या आधा अखरोट, 4 दाने किशमिश के और 1 अंजीर, ये सब बहुत मेडिकली काम करते हैं। अंजीर इतना अच्छा पेट साफ करती है, लग्जेटिव भी है और साथ साथ हीमोग्लोबिन भी अप करती है। अगर आप ये सारी चीज़ें खाएंगे, नट्स सारे भिगो के, पर सब शर्त ये है कि आपने भिगो के खाने, इंक्लूडिंग काजू भी, और बहुत चबा चबा के खाने हैं। तो कितना चबाना है? बिल्कुल पेस्ट बन जाए उसकी। जब वो पेस्ट बन जाए तब उसको डालें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो नहीं चबा सकते, आप चाहे उसको मिक्सी में भी पेस्ट कर सकते हैं, पानी डाल के। इसको हम ड्राई फ्रूट मिल्क भी बोलते हैं। और यहाँ मैं एक और बात जानना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण कि जैसे बादाम है तो इनके छिलके समेत हमें छिलके समेत करना है, छिलके नहीं उतारने, क्योंकि छिलके के जस्ट नीचे भी विटामिन होते हैं। अच्छा। तो इसलिए इनको खूब चबा चबा कर खाएं। और दूसरी बात, भीगे हुए जरूर होने चाहिए। जी। ठीक है, तो ये तो ही नाश्ते की बात। हाँ जी। अब नाश्ते और खाने के बीच में भी आप इसमें मैं आपको थोड़ा सा और दे देती हूँ नाश्ते में कंसेशन, कि आप एक फल खा सकते हैं, कोई भी, जैसे सीजनल फल खा लें, सेब हो गया, जो भी आपको पसंद है वो फल खा सकते हैं। डॉक्टर साहब आजकल जैसे सीजनल है, कीनू है, तो वो हमें लगता है बहुत ठंडा है। हाँ, तो वो अगर आप उस सुबह नहीं लेना चाहते दोपहर में ले लें, लेकिन अगर आप सुबह लेते तो ठंडा लगता है, उसको माइक्रोवेव कर सकती हैं, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल सकते हैं। जी, तो सुना दोस्तों आपने कि आजकल हमारे हर घर में ये सुविधा मौजूद है, तो हमें माइक्रो करके भी हम जो फल है वो ले सकते हैं। और फिर कईयों को लगेगा कि अरे अनाज तो रह गया, तो वो अंकुरित अनाज खा सकते हैं, स्प्राउट करके ले सकते हैं। जी। तो वो भी, लेकिन उनको ध्यान रखें, उसको भी थोड़ी क्वांटिटी में लेना और चबा के लेना। ठीक है। फिर आता है हमारा लंच के और उसके बीच का टाइम। आपने 11-12 बजे फिर कुछ भूख लगेगी, तो उस टाइम पे आप चाहे सूप ले लें, चाहे चाय ले लें। अगर किसी ने पीना है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, और नहीं तो फल और सलाद से गुजारा करें। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर अब बात आती है दोपहर के खाने की। दोपहर का खाना आप बहुत प्रॉपर ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा पित्त जागृत होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखें कि फल और सलाद पहले खाने चाहिए। फल कभी भी खाना खाने के बाद नहीं खाएं, वो गैस करते हैं। अच्छा, फल खाने से पहले खाना चाहिए। हाँ जी। और फिर उसके बाद आप खूब उनको खाने के बाद आप प्रॉपर अनाज, रोटी जो अब खाते हैं, चावल, दही, दाल, जो दही भी कोशिश करें लास्ट में खाना चाहिए। तक्र बोलते हैं हमारे उसमें, कि पानी थोड़ा मिला के भी ले सकते हैं, जो खाने को हजम करता है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर प्रवीण देखा गया कि हम दही को भी जो हमारा आहार है, जब दोपहर को खाना खाते हैं तो बीच में लेते हैं। ले लें, लेकिन अगर बाद में लेंगे तो आपका वो खाना हजम हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा लास्ट में लेने पे। और कोशिश ये करें कि मीठा भी पहले लें, कि एंजाइम सिक्रीशन पहले होते हैं। लेकिन चूंकि अब हम लोगों को आदत पड़ चुकी है मीठा बाद में खाने की, तो थोड़ी क्वांटिटी। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। और ये बताइए कि हम मीठा भोजन से पहले क्यों, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खाना खाने के बाद ही हमें मीठा खाने को मीठी जुबान रखने के लिए खाते हैं ना, कि मीठा ही बोलते रहे। लेकिन हजम अगर हमारा करना चाहे, एंजाइम सिक्रीशन जो होते हैं, अगर हम पहले खाएंगे तो एंजाइम सिक्रीशन ज्यादा। आपने देखा होगा पुराने जो लोगों में दावत में सबसे पहले लड्डू डाले जाते थे, फिर पत्तलों में डाल के फिर हम खाते थे। उसका रीजन यही था। तो आजकल रिवाज हो गया बाद में खाने का, तो थोड़ी क्वांटिटी में फिर। तो इसके बाद अब बारी आती है जो शाम की चाय की। तो शाम की चाय आप हल्की ले सकते हैं। उसमें अगर आप सूप ले लें तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप चाय ले लें, दूध ले लें, हल्का सा उसमें कोई स्नैक्स ले लें, ज़्यादा नहीं लें। और फिर क्योंकि आपने खाना जो खाना है वो 8 और 9 के बीच में ख़त्म कर लेना है। बस जो रात का जो हमारा खाना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो बहुत लेट नाइट खाते हैं वो हजम नहीं होता, फिर गैस बनती है, डाइजेशन नहीं होता। और एक सबसे लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोने से पहले लोग ब्रश वगैरह जो नहीं भी करते, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा गर्म पानी का, चाहे कप लें या आधा कप लें, तो ज़रा सा नमक डाल लें और उस गर्म पानी को मुँह में रखें 2 मिनट तक रखें। उसके आपके पैलेट में भी जाएगा, उसका सेक थ्रोट में भी जाएगा और गले में भी जाएगा। उससे सारा कफ
पिघल जाएगा, थ्रोट में जो कोई इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, दांतों में अगर कीड़े वीड़े के चांसेस तो वो बच जाते हैं, फिर गर्म पानी अंदर जाता है तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो आप ये नमक का बता रही हैं पानी में डाल के लेना है, तो ये क्या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको थोड़ा ध्यान रखें, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो ना लें, अगर नहीं तो बहुत जरा सा पिंच तेज सेक चेंज करने के लिए, क्योंकि हम एंटीसेप्टिक का काम करता है नमक जो हाँ, है। लेकिन अगर बहुत हाई है तो वो फिर अवॉइड करें, वो साधारण पानी भी ले सकते हैं, साधारण पानी। और जिनको कब्ज है वो त्रिफला भी ले सकते हैं, त्रिफला भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक सीधा साधा नुस्खा है वो यही है कि रात में गर्म पानी लेके हल्का सा नमक डाल के और उसको पीना नहीं है, पिए बाद में मुंह में रखें और सिप सिप करके धीरे धीरे करके पिए। फिर आप देखें आजकल जो ठंड में इतना लोगों का गला खराब होता है, और इससे एक विशेष लाभ और भी होगा, मोटापा इससे भी बहुत कम, क्योंकि आप जितना गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फैट को भी वो रिड्यूस करता है। तो सुना दोस्तों आपने कि हींग लगे ना फटकरी, रंग भी आए चोखा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया रूटीन बताया इसके खाना खाने का डॉक्टर प्रवीण, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो लोग कसरत भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खाना बिल्कुल सही टाइम पे संतुलित खाते हैं, लेकिन फिर भी बीमार होते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है, वो फिर क्यों बीमार होते हैं? हमारी सोच ही हमें बीमार करती है और हमारी सोच ही हमारे को ठीक भी करती है। हम रोग से निजात भी इससे पा सकते हैं और हम रोगी भी इसी के कारण होते हैं। आपने देखा, कहते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। हमारी सोच से ही हमारी डेस्टिनी बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी फीलिंग बन जाती है, फिर हम वैसे उसके संग एटीट्यूड ले लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर वैसे ही एक्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे आदत हमारी वैसी बन जाती है, फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती है और फिर हम कहते हैं कि हमारी तो भाग्य ऐसा था, हमारी तो किस्मत ही ऐसी थी। तो ये हम अपने सोच से के द्वारा ही हम अपने आप को करते चले आते हैं, और हमारी नेगेटिव सोच कि हम तो ठीक रहेंगे ही नहीं, हमें तो बीमारी रहेगी, या आजकल एक रिवाज भी बन चुका है कि इसको ब्लड प्रेशर है, मुझको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, उसको कौन, सारा हमारा पार्टी का डिस्कशन ही यही चलता रहता है कि कौन कितनी दवाई ले रहा है। अगर कोई कहता है मुझे ब्लड प्रेशर, दूसरा बड़े शौक से बोलता है अच्छा मुझे तो शुगर भी है, तो अच्छा मुझे तो थायराइड भी है। एक फैशन ही बनता चला जा रहा है, बीमारी सोच ने हमें बहुत बीमार, यहाँ तक कि कई लोग ये कहने लग जाते हैं अरे 60 के बाद तो बीमार होना ही होना है। नहीं, प्रकृति ने हमें कभी बीमार होने के लिए नहीं कहा, हमारी सोच बदलेगी तो हम ठीक भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर प्रवीण, हम वापस फिर उसी चर्चा सोच पे आते हैं कि सोच का हमारी जिंदगी में बहुत अहम स्थान रहता है। सोच जो है वो कहाँ पार्ट प्ले करती है? हाँ, तो अक्सर लोग यही पूछते हैं कि भाई हम सोच से कैसे ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली सोच का डायरेक्ट रिलेशन हमारे हार्मोन्स के द्वारा है। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ कि चलो हम गुलाब जामुन खाते हैं या चाट पकौड़ी, हमारे सलाइवा सिक्रीशन हो जाता है, या हम अपनी 10 साल पुरानी घटना जिसमें हमारी किसी से लड़ाई हुई, जब घटना किसी को सुनाते हैं तो आज भी हमारी मुट्ठियाँ भिज जाती है, तनाव आ जाता है चेहरे पे, तो हमारे हार्मोन उसी तरह काम करना शुरू करते हैं। अब अगर हम इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लें, हम अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, हम ये सोचें कि हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है, हम यही सोचना शुरू कर दें कि हमारी बॉडी के सेल टिश्यूज़ अपना फंक्शन ठीक करने। हमें लगता तो है कि बड़ी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप आजमा के देखें तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो क्या फॉर्मूला है? उसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं। अपने आप को ही कमांड देना है। ये बहुत अच्छा है, और अगर इसको करने का तरीका आप जानें तो बहुत सिंपल सा है। आप कुछ नहीं करें, हमारे जितने भी थॉट हैं सबसे ज़्यादा हमारे पानी कैच करता है। आप एक ग्लास पानी का रात को लेके सोचें, और आप सोचें कि मेरे को जो भी बीमारी है जहाँ पे भी, उसको थॉट दें। एक प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करते हुए सोचें कि वो मेरे शरीर में वहाँ जा रही है सांस, और उसको ऑर्गन को ठीक कर रही है। या आप कोई बहुत मोटे हैं तो सोचिए कि मैं पतला होना चाहती हूँ, मेरी फैट पिघल रही है। और जब हम एक्सेल करें तो सोचिए कि काले धुएं में हमारी सारी कुछ निकल रहा है, कि हमारी सारी फैट पिघल के बाहर निकल रही है, और जो मेरे शरीर की नेगेटिव थॉट है वो बाहर निकल रहे हैं। जब हम ये बार बार बोलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है। यहाँ तक कि आपको गुस्सा बहुत आता है, अब सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये डालें कि नहीं मैं तो बहुत शांत रहता हूँ, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, और कुछ नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल रहे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, और ये ऑटो सजेशन को अडॉप्ट करके हमारी बीमारियाँ, हमारे रोग, हमारे सोच को ठीक करता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। इसको मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन जो है कोई बहुत टफ नहीं है। इसमें सिर्फ आपने अपने ऑटो सजेशन जिस तरह दिया, उसी तरह आपने सुप्रीम पावर से जुड़ के अपनी बॉडी को ऑटो सजेशन देना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी सोच अच्छी है, मैं हेल्दी हूँ। तो आप जो पाना चाहोगे वो सब कुछ पालोगे, जो भी आपको इच्छा है वो आपको मिल जाती है, चाहे रोगों की हो चाहे शारीरिक हो, सब कुछ आप पा सकते हो। वो तो देने वाला तो वही है, सुप्रीम पावर। जी,
डॉक्टर परवीन, आपने बहुत जानकारी हमारी बढ़ाई और बहुत अच्छी बातें हमें बताई, जिन्हें आजमा कर हमारी जो जीवन शैली है उसमें वाकई में बहुत बदलाव आएगा और हमारे सुनने वालों को भी निश्चित तौर पर लाभ होगा अगर वो इसे आजमाएंगे। अब आप जाने से पहले कुछ संदेश देना चाहें हमारे सुनने वालों को? हाँ जी, मैं ये कहूँगी, थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी जी। पहली तो ये कि जब भूख लगे तब खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं और चबा चबा करके खाएं। और दूसरा है कि दिन में कम से कम एक बार प्राणायाम या गहरा सांस जरूर लें। सो के जैसे ही उठते हैं तो अंगड़ाई लें। आपने देखा होगा जानवर हमेशा अंगड़ाई लेके उठता है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो जाती है। और लास्ट है हमारा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव थॉट रखें और मेडिटेशन के द्वारा उस सुप्रीम पावर से जुड़ें। और आप कुछ नहीं अगर कर सकते तो चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखें। जी, ये तो बहुत बढ़िया नायाब तरीका है ज़िंदगी को जीने का। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो डॉक्टर साहब, कीमती वक्त निकालकर आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत बढ़िया बातें बताई। डॉक्टर परवीन पात्रा, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं स्टूडियो में आने के लिए। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वालों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। दोस्तों, संजीवनी प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रहती है कि सेहत से जुड़ी विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप सब रहें चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त। अब बानों को आज्ञा दें। नमस्कार।